बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से एक मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब आज कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट की अफवाहें गलत हैं, आइंदा हफ्ते IMF से मुआहिदा हो जाएगा। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, मजीद मुआशी अदम इस्तेहकाम आज हमने देखा मुल्क में, ये मईशत के साथ हुआ क्या है डॉक्टर साहब? ये जो कत्लेआम हुआ आज और एक आप समझें कि जैसे 22-23 करोड़ लोगों के ऊपर छुरियों से, चाकू से, तलवारों से जैसे वार होते हैं, और इसहाक़ डार साहब जो हैं वो, अगर ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, अगर वो नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी रिश्तेदारी ना होती तो उनको उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता, उनको सैक कर दिया जाता, सैक कर दिया जाता, या हवाले कर दिया जाता कि कोई इनके ऊपर कोई केस। क्योंकि देखें, बात यह है कि डार साहब जो है, एक है कि आप गलत फैसला करें जी। गलत फैसला आप कह सकते हैं कि असद उमर साहब का क्या फैसला था उस वक्त, उस पर बहस हो सकती है कि उन्होंने कहा कि IMF के बगैर भी हो सकता है। एक तो सही फैसला करें, एक तो फैसला ही ना करें आप। मतलब आप ने ट्रेन में जाना और जहाज में जाना, और आप बस स्टॉप पे खड़े होकर सोच रहे हो कि यार मैं ट्रेन में जाऊंगा, नहीं मैं जहाज में जाऊंगा, अब नहीं वैसा क्या, तो ट्रेन में बैठ जाओ, मतलब जहाज भी गया और ट्रेन भी गया। तो इसहाक़ डार साहब जो हैं वो कोई फैसला ही नहीं कर पाए, और अभी तक भी फैसला नहीं कर पा रहे। और अगर कोई दूसरा शख्स होता, फर्ज करें इनकी जगह अगर मिर्जा इस्माइल होते, तो इसहाक़ डार साहब उनके साथ क्या कर चुके होते, और मरीम नवाज साहिबा क्या कर चुकी होती। तो डार साहब जो हैं, बदकिस्मती से उन्होंने एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया है अपनी रिश्तेदारी का, और मुल्क के साथ ज़्यादती की है। और यकीन वो जाएंगे, अब अपनी जगह पे तो नहीं रहता, कोई भी शख्स नहीं रहता और इंसान चला, लेकिन कोई अच्छी याद, कोई जितनी इज्जत के साथ वो आए थे और जितनी उम्मीदें थीं, और मैंने कभी ऐसी बात उनके बारे में आज नहीं कि आज लोगों ने, जो इनके मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं जो बात नहीं कर सकते, जाहिर है कि फिर यहाँ तो एक अजीब सा मामला है ना। मिर्जा इस्माइल साहब बोले हैं डॉक्टर साहब, मिर्जा इस्माइल साहब भी ढके छुपे अंदाज में, हाँ जी ये वो आगे पीछे, मैं हूँ नून में, मैं नहीं हूँ नून में, वो भी, लेकिन खुल के कोई बात डार साहब के बारे में तो कर ही नहीं, तस्वुर भी नहीं कर सकता ना। बिल्कुल वैसे। मतलब इसको पीपल्स पार्टी भी डिफेंड, यानी आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खामोश है। इसके ऊपर इमरान खान तो अपोजिशन में है, लेकिन वो उनके पास मुतवादिल क्या है, मतलब क्या करना क्या है, ये तो मुतवादिल प्लान कोई। यहां पर तमाम 13 सियासी जमातें खामोश हैं, और डार साहब को आज आके एक मुकम्मल, जिसको कहे ना कि जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ एक ब्रीफिंग उनको देनी चाहिए थी कि क्या हुआ, क्या है, क्या हो रहा है जी। और मतलब आपके डॉलर को वो कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के डॉलर के साथ लिंक कर दिया जाए। मतलब कौन सी शराइतें, ये 1998 का किस्सा कहां से आ गया है। मतलब ये 1998 में तो आपने न्यूक्लियर, मतलब क्या न्यूक्लियर के बाद क्या हुआ था, मतलब आप ये जो खबरें आ रही हैं कि 1998 के हालात हैं, 1998 कहां, ये IMF ने कहा है या किसी ने तज्जिया दिया आपको, या कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप कि जी वो हम पर पाबंदियां लगने वाली थी तो हमने लात मार दी, हुकूमत से निकल गए। ये कोई ऐसा किस्सा हो रहा है क्या, मतलब क्या है ये 1998 कहां से चल पड़ा है। 1998 में तो एक न्यूक्लियर की वजह से हुआ था मामला। आपका मुआहदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इन तमाम शराइत के बाद आप अगला हफ्ता क्यों, ये कल क्यों नहीं, परसों क्यों नहीं, अगला हफ्ता क्यों। तो बात यह है कि ये डार साहब का यहां बैठना बनता नहीं है, या डार साहब किसी को हैंडओवर करें। आप यकीन करें इसके, ये नवीद कमर और बाकी उनके बहुत सारे, इवन एहसन इकबाल वगैरह, लेकिन एहसन इकबाल वगैरह वो बता रहे बात नहीं कर सकते, कमजोर उनकी पर्सनैलिटी, वो इस तरह का उनका ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ साहब के हैं साथ, लेकिन वो बात नहीं कर सकते खुल के। मतलब एक टॉक शो में क्या बात करूं, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब आ जाते हैं, या राना सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं, जिनका वो मईशत पे, ये मईशत पे, वो फलाना आगे, बाकी कोई इसको, कोई मुस्लिम लीग का शख्स डिफेंड करने के काबिल नहीं छोड़ा डार साहब की पॉलिसीज ने। और मरीम नवाज साहब अभी बहालत मजबूरी डिफेंड कर रही है ना, क्योंकि एक ताल्लुक ऐसा है जी, वरना मरीम नवाज साहब आप देखते हैं इसको कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता जो कुछ डार साहब कर रहे हैं।
अब इशू यहां पे क्या है कि इसमें, और वो पूरा जो पॉलिटिकल कैपिटल और सारा बयानिया बयानिया वो तो चला गया बिल्कुल, उसका तो हवा में तहलील हो गया। आपने रियासत बचाने के लिए जो है वो सियासत कुर्बान कर दी, तो सियासत के लिए रियासत को पता है खुदा जाने क्या बयानिया, अजीबो गरीब किस्म की बात। और आज यानी आप सिर्फ अंदाजा लगाएं कि 20 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 रुपया अगर रुपया गिरता है डॉलर के सामने तो 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तान पे। 135 जी, क्योंकि आपने जो कर्जा वापस करना है, जो 135, वो भी 135 ही है इत्तेफाक से, वो भी 135 अरब डॉलर है, वो आपने वापस करने हैं। और आपने लोगों से रुपए में लेना है, रुपए में लेना है ना टैक्स, और वापस करना है डॉलर में। तो वो रुपया जब आपने कर्ज लिया था तो वो 50 रुपए का था, ये 40 रुपए का होगा या 80 रुपए का होगा। और जब वापस करेंगे तो वो कोई 350 का होगा या 300 से प्लस का। तो ये सारा जो है आप लोगों से लेंगे। तो आज 2.7 या 3, इसको 3 कर लें, 3,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया है पाकिस्तानियों पे। 3,000 अरब रुपए का कर्जा एक दिन में, या 3 खरब कर लें इसको। और हर पाकिस्तानी ऐसे, यानी हर शख्स यहां पे बैठे हुए सारे जितने लोग हैं, 11,700 रुपए का कर्ज उन पे बढ़ गया। क्योंकि $1, मैंने कहा ना 1 रुपया ऊपर नीचे होता है डॉलर के सामने, तो 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता है। तो 20 रुपए जब गिरी है कीमत, तो ये बन गए 11,700 फी बंदा पाकिस्तान की सारी आबादी में, और 3,000 अरब का कर्जा बढ़ गया एक दिन में जी। अब ये 3,000 अरब का कर्जा, ये मतलब हो गया कि अब 3,000 अरब आपने मजीद आने वाली आपकी जो नस्लें हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बड़े हैं, ये 3,000 अरब रुपया उन पे मजीद डल गए। अभी फौरी तौर पे आप एक उनसे पैसा वैसा ले लेंगे, लेकिन आगे जाके ये आपने एक दिन में कर्जा इतना बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये इन सब के पैसे बाहर हैं और इन सब के डॉलर्स में है। पाकिस्तान में तो मुझे पता है ना, पाकिस्तान में कौन काम कर रहा है इनमें से, आपकी जो एलिट है इसमें से कौन काम कर रहा है? किसी के दुबई में, किसी लंदन बाहर, वो सारे खुश हैं क्योंकि पैसा बाहर है और डॉलर्स की कीमत। अब वो डॉलर यहां से वहां से यहां भेजेंगे तो उनको पहले अगर 80 रुपए या 100 रुपए मिलते थे तो अब 300 रुपए मिलेंगे, तो वो खुश हैं, डॉलर की कीमत बढ़ गई। कोई फर्क, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है किसी को, इनमें से जो आपकी एलीट है ऊपर बैठी हुई, ठीक है, जो क्रिप्टोक्रेट्स बैठे हैं, इनमें से किसी को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, अब इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में जो है वो, एक आपने डॉलर बढ़ा दिया, बिजली की कीमत आपने अलग बढ़ा दी, ठीक है, बिजली की कीमत जो है आपने अलग बढ़ा दी, गैस की कीमत आप अलग बढ़ाने जा रहे हैं, और सिर्फ जो घी की कीमत है मार्केट में, यानी इसका फौरी तौर पर असर क्या हुआ है, 115 रुपए कोट हो रही है, लेकिन इस वक्त 125 रुपए फी किलो बढ़ चुकी है घी की कीमत। फी किलो डॉक्टर? फी किलो 125 रुपए। अभी कहीं पेट्रोल बढ़ाना है, अभी कहीं मतलब है कि कुछ करना है। अच्छा, अब इसके नतीजे में होगा क्या? होगा क्या? होगा ये कि फौरी तौर पे आपके, चूंकि डॉलर्स एकदम से इतना बड़ा, अच्छा, शरह सूद भी बढ़ा दी है 20%। हाँ जी, 20% पे ले गए। उसका मतलब ये हो गया कि यानी मैंने अगर कोई कारोबार शुरू करना है तो मैं बैंक से, अक्सरियत तो बैंक से लेती है ना, कर्जा लेके काम शुरू करती है। तो जब शरह सूद 3% हो गई, 20% हो गई, तो अब लोग बैंक से कर्जा नहीं लेंगे तो मईशत स्लो हो जाएगी। ये कीमतें कम करने का सबसे भोंडा तरीका है, और इससे कभी कीमतें कम नहीं होती। दुनिया में कोशिश होती है आगे पीछे कर दें, अमेरिका ने भी किया, ब्रिटेन ने भी किया। वहां पे लोगों से पूछेंगे इसकी वजह से क्या कोई कीमतें कम हुई हैं? नहीं होती कीमतें कम इससे, लेकिन बहरहाल वो उनकी शर्त थी कि वो बढ़ा दिया। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि आपने एलसीज आपकी कैसे खुलेंगी? पेमेंट्स आपने डॉलर्स में करनी है, एयरलाइंस के टिकट्स आपने डॉलर्स में देने हैं, हर चीज आप बाहर से मंगवाते हैं और डॉलर्स में पे करते हैं। गंदुम से लेके, पेट्रोल से लेके,
मतलब चीनी, आपकी चाय, हर चीज बाहर से मंगाते हैं आप, आपके कॉस्मेटिक्स, हर चीज। तो हर चीज जब बाहर से मंगाएंगे आप, और आप यहां से उनको पे करेंगे डॉलर्स में, और वो मार्केट के ऊपर उसका क्या असर होगा। तो हर चीज की कीमत जो है वो कहीं से कहीं पहले पहुंची हुई थी, लेकिन अब वो मजीद। ये भी नहीं पता कि ये कहीं इनको रोकने का कहा गया है, या कहा गया कि खुला छोड़ दें। गालिबन कहा गया है कि खुला छोड़ दें ओपन मार्केट। ओपन मार्केट पे खुला नहीं, वो कह रहे हैं अफगानिस्तान की मार्केट से खुला छोड़ें। खुदा जाने क्या ये, मैंने आपसे कहा ना, उसको कोई बताए तो यहां पता चले कि डॉक्टर साहब ने ये क्या है, मतलब डॉक्टर साहब को क्या जरूरत थी। एक खास मरहले पे देखें, वो आयशा गौस साहब जो है वो चली गई हैं छुट्टी पे, और वो इसमें क्यों गई हैं छुट्टी पे मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक कई हफ्तों की, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की छुट्टी लेके चली गई हैं। अब डॉक्टर साहब इसकी कोई वजाहत तो करेंगे ना। अब ये बात मुस्तकिल कहते रहना कि ये इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान ने किया, इमरान खान ने किया, ये तो कोई इस बात पे तो दो आ रहा ही नहीं कि इमरान खान साहब जब गए थे तो उन्होंने वो जो किया था, जो शौकत अली साहब ने ऐलान कर दिया था कि हम की डॉलर उसकी पेट्रोल की कीमत हो, उसको तो वो तो एक इतनी सी चवन्नी की चीज थी, उसको तो आपने पहाड़ बना दिया। कोई दुनिया का एक शख्स ये टीवी पे ले आए, कहीं से किराए पे बिठा दे किसी को जो डॉक्टर साहब की तारीफ करे, जूते मारेंगे लोग उसको। क्योंकि ये इसकी आप कर ही नहीं सकते इसको डिफेंड कि आपने 6-7 महीने ये किया क्या है। बैठ के लड़ाई हो रही है, आंखें दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आईएमएफ को, पैरों में गिर गए, नाक ने गड़बड़ा दी उन्होंने, ये बता जाए। और सारा का सारा इशू इसमें, यानी आप ये देखें ना कि मुल्क की 13 पार्टियां जो हैं, वो 13 पार्टियां इस पर खामोश हैं। कभी आपने ये देखा कि मुल्क में इतना बड़ा माशी कत्लेआम हुआ हो और सारी जमातें खामोश हैं इस पे। वो ये बात भी नहीं कर रहे हैं कि सागदार साहब आपने क्या किया है, और डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं डॉक्टर। ना वो उनको डिफेंड कर रहे हैं, ना उनको वो उनको बचा सकते हैं, ना उनको ना पूछ सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना खुदा जाने क्या मामला है। मतलब है कि वो कम से कम कहें तो सही कि जी आप एक काबीना का हंगामी इजलास बुलाएं और हमें बताएं। भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहें ना कि आप एक बुलाएं काबीना का इजलास, या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को ले, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है पूरे सिंध में। ये एमक्यूएम कहे या जेयूआईएफ कहे या एएनपी, कोई तो कहे, कोई भी नहीं। अच्छा, तो ये एक ऐसा मामला है जो उस वक्त आ गया है सामने। ये मैंने आपसे कहा ना, ये मैन मेड क्राइसिस है। थोड़ा 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 करके ये शराइत उनसे आप मनवा सकते थे। ये एक साथ आपने जो पहाड़ गिरा दिए ना लोगों के सर पे, आप कहते हैं उनसे, उस वक्त तो मान भी रहे थे। ये जो आपके ये जो एग्रीमेंट है, ये इमरान खान के दौर का तो नहीं, उस दौर में तो आईएमएफ में गए थे ना, उसके बाद ही हुआ है ना। मिफ्ता इस्माइल जब गए थे वॉशिंगटन, तो मिफ्ता इस्माइल सब रिव्यू करके आए थे ना, बातचीत करके आगे उसको बढ़ाते ना आगे। इन्होंने कहा कि नहीं वो तो गलत है, मैं ऐसे करूंगा, ये वो करते कराते वो मिफ्ता इस्माइल को पटका एक तरफ, और ये आके वो दिन है और आज का दिन है। तो अब वो मिफ्ता इस्माइल से भी ज्यादा सख्त शराइत के ऊपर, जो मिफ्ता इस्माइल बात करके आए थे, उससे भी सख्त बात। और उस वक्त बड़ा शदीद हुआ था, मरीम नवाज साहब ने ट्वीट किया था कि ये आपने क्या किया, और नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए, और ये जुल्म है और ये जाते। आज खामोशी छाई हुई है। उस वक्त जो हुआ था, तो उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत गए कम दिन हुए थे, अब तो ज्यादा अरसा हो गया ना। तो अब तो आप कारकर्दगी दिखा रहे हैं नहीं, अब तो उस वक्त तो कह सकते थे कि इमरान खान की वजह से हुआ है। चलें, जब भी हुआ था ये अक्टूबर में या सितंबर में जब भी गए थे मिफ्ता इस्माइल, भाई अब तो ये आ गई है मार्च। तो मार्च के अंदर आप बात कर रहे हैं कि ये इतना, और ये इसाक डार साहब ने ज्यादती की है। इंसान खुद अपने आप से पूछता है कि यार क्या मैंने किया, ये मतलब मैं क्या लिखा जाएगा तारीख में, मैं क्या वजीर खजाना बना था पाकिस्तान का, पूरी 13 जमातों को ले गया साथ। तो ये, या इनसे इतना कम से कम कि आप एक इंटरव्यू, जो मैं बार बार कहता हूं ना, शाहजेब खानजादा साहब के साथ तो खैर वो नहीं आएंगे, एक दफा जो कुछ हुआ है उनके साथ, नदीम मलिक साहब के साथ चले जाएं आप, किसी है जो, और बेशुमार लोग हैं, एहतशाम साहब हमारे बड़े जबरदस्त हैं, एहतशाम हक साहब हैं, और बाकी लोग हैं जो कि इकोनॉमी को समझते हैं। उनके साथ आप बैठ के बताएं तो सही क्या हुआ क्या है, गायब है। अच्छा, और यानी इतनी वो होती है ना कि
मतलब आप कहते हैं कि यार ये क्या, डॉक्टर साहब, सालकार मतलब साहब हमारे कह रहे हैं, ज़खायर बढ़ रहे हैं, अगले हफ्ते अगले साइन हो हफ्ते जाए। तवक्को है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये IMF मेरे के ख्याल से साथ पिछले स्टाफ लेवल कोई माहिदे होंगे। 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि अगले हफ्ते जी 2-4 दिन में डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी। जुमले भी तो सुने, डॉलरों की बारिश शुरू हो रही है। बारिश, ये जो बारिश हो रही है, ये अभी जो मैच रुका था थोड़ी देर, बारिश में डॉलर, बातें सुनिए आप। अब मसला ये है कि मुझे नहीं पता कैसे इससे निकलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल से डॉक्टर साहब को इसके ऊपर कम से कम, इस्तीफा नहीं दे रहे, जा नहीं रहे, तो कम से कम एक माजरत तो बनती है कि मैं माफी चाहता हूं इस बात पर, और मैं खुद अपने आप को अलहदा करता हूं। भाई डॉक्टर साहब को क्या कर लेगा, लेकिन मैं अपने आप को अलहदा करता हूं, और ये जिम्मेदारी जो है ये मैं देता हूं किसी और को। ये मुझसे हुआ, इस तरह से हुआ और खत्म हो गया किस्सा। लेकिन अब उसको लेके उसको चलते जा रहे हैं, दुनिया बोल रही है, चीख रही है, वो वहां फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग चीख रहे जा रहे हैं, डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। नहीं, मैं एक दिन इसमें से जो है वो एक दिन डॉलर को मैं 60 रुपए लेकर आऊंगा। मतलब वो खुदा जाने किस फेज में ये, और आगे जाके पता चलेगा कि इसमें कितना पैसा कितने लोगों ने कमाया है जी। एक तो ये मसला हुआ, और ये देखें ये सारा ये नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, ये सागदार साहब का वोट बैंक है। अजीब अजीब, लेकिन नवाज शरीफ साहब को इतराज नहीं है तो हम क्या करें। ये तो नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ का भी वोट बैंक नहीं है, ये तो नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, जो आगे से मरीम नवाज साहिबा को जाना था। ये इसहाक डार साहब खा गए सारा मतलब वोट लेकिन बैंक। नवाज शरीफ साहब की पसंद के थे। नहीं, नवाज शरीफ साहब इसको अब बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वो ताल्लुक है भाई। या तो देखिए ना, क्या नवाज शरीफ साहब क्या कहेंगे, इनकी जगह नवाज शरीफ की जगह, इनकी जगह कोई और होता तो आप देखते नवाज शरीफ साहब क्या करते। ओहो, और अब मैं क्या बात करूं यहां पे इससे ज्यादा। लेकिन आप ये देखें ना कि ये जो कर्जा बढ़ा है 11,700 रुपए फी बंदा जी। और उसके नतीजे में अद्वियात का बहरान, क्योंकि दवाइयां भी आपके सारे बाहर से आप मंगाते हैं, एलसीज वो आपका पता ही नहीं, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ऊपर से ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट जिसके सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शंस के हवाले से, अब इसके ऊपर कंफ्यूजन कल से चल रहा था जी। और हम भी उस पर थे कि ये ज्यादा क्लैरिटी होती है, क्यों कह दिया वजीर कानून ने। लेकिन आज रियासती इदारों ने तस्लीम कर लिया उसको, और आज जो इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का, तो उस इलेक्शन कमीशन के अंदर 2-3 बातें हुई, बड़ी अहम बातें जी। एक तो ये कि वजारत दाखिला से उनकी बात हुई, और जो इतलात हैं वो ये कि वजारत दाखिला वो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को तैयार है। ठीक। अब मामला जाएगा वजारत खजाना की तरफ और देखते हैं वहां से क्या जवाब आता है। लेकिन उस फैसले को वो जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है, उसको रियासती अदारों ने तस्लीम करके कहा कि हम उस पर अमल करेंगे। आज या कल, ये मैंने बताया था, कल भी बात की थी, आज भी कर रहा हूं कि एक डेट चली जाएगी, 1, 2 या 3 डेट से शायद प्रेसिडेंट को चली जाएंगी, और उन डेट्स के अंदर जो है वो अप्रैल का एंड यानी ईद के फौरन बाद, एक ये है कि ईद से पहले कर लिया जाए, क्योंकि ईद के फौरन बाद जो है छुट्टियों पे होंगे लोग, तो एक प्रपोजल शायद ये है, गालिबन जो इलेक्शन कमीशन के लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक शायद पहले ही डेट दे दें कि ना वो लोग छुट्टियों पे चले जाएं और फिर मसला हो जाए वापसी उनकी, तो एक बात का दे दें, एक तो मतलब 1 या 2 डेट्स अभी हैं जो कि इलेक्शन कमीशन देने जा रहा है प्रेसिडेंट को, और जो गवर्नर केपी हैं उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया, और इसी तरह से पंजाब में। अब यहां पर एक और इशू है, और वो इशू ये है कि ये अब अजब तमाशा आप सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने कल भी बात की थी और मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेकंड ईयर के मरकजी रहनुमा यानी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को छोड़ दें आप, उनके अंदर 1-2 लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं उनके अंदर एक सोच डेवलप हो रही है। अच्छा, कि क्या सिंध असेंबली को भी तोड़ दिया जाए। ठीक, अगर ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो क्या सिंध असेंबली को तोड़ के और सिंध में इलेक्शन करवा के और वो भी 5 साल के लिए आ जाएं, क्योंकि ये जो लायबिलिटी है इस माशी गुफअप की, इसको पीपल्स पार्टी अपने सर नहीं ले रही। मैंने कल भी बात की थी कि उनकी जो अपनी अपनी वजारतों में काम है जी, वो उस तरफ ठीक गए हैं, वो ये सारा इनके गले पड़ गया है, सारा का सारा मईशत, ये आगे पीछे। अब यानी मुझे ये बताएं,
कल इमरान खान साहब की पेशी थी, कल या परसों जब वो आए हैं। अब वो जो पेशी उनकी हुई है तो आपने देखा होगा वो सैकड़ों लोग, हजारों लोग अदालत के अंदर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए, मुकदमात भी बने, सब कुछ। अब राना सनाउल्लाह साहब हमारे इंतहाई मोहतरम वजीर दाखिला हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले तो मैंने ये रात को थे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, शाहजेब खानजादा साहब ने उनसे पूछा कि जी ये आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कहते मेरा तो था कि मैं उसको गिरफ्तार कर लूं। तो उन्होंने कहा जी आप फिर कर लेते। वो कहते हैं नहीं मेरा तो बस चलता। अब बस चलता तो फिर किसने रोका? तो आखिर में वो 2-3 दफा जब पूछा तो फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो मुझे शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया। हमारे देखे ना, इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादियों ने रोक दिया। उन्होंने कहा कौन से इत्तेहादी ने रोका? फिर वो कहते हैं कि वो ऐसा है कि मुझे शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया। अब ये अजीब बात है, यानी शहबाज शरीफ साहब ने आपको रोक दिया कि इमरान खान को ना गिरफ्तार करें। ये क्या डील है भाई? तो ये क्या है? मतलब इतने लोगों को मुझे बताएं कि इमरान खान इतने लोगों के साथ आए, अदालत में चले जाएं, इतने लोगों के साथ आए तो वो पार्लियामेंट हाउस में उनको कौन रोकेगा? इतने लोग आए, इतने लोगों के साथ आए, यानी ये अजीब सी बात है। वो कह रहे हैं मेरा तो दिल चाहता था कि मेरे इस्लामाबाद पुलिस को, ये अजीब सी बात है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो वहां पे उनको कैसे, अच्छा जज साहबान को क्या, अगर वो जज साहबान के ऊपर कोई इधर उधर और लोग घुसे होते, वो किसी जज साहब के साथ कोई वाकया पेश आ जाता। अब वो कह ही रहे हैं कि जी मैं तो गिरफ्तार कर लेता, लेकिन इसको वजीर आजम साहब ने मुझे रोक दिया। ये गिरफ्तार कैसे कर सकते थे? आपने देखी लोग कारकुन साथ, वो झड़पें शुरू हो जाती हैं। इनकी प्लानिंग ही नहीं थी कोई। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं इस्लामाबाद के अंदर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, और पुलिस वालों को आपने आप आगे खड़ा करके पीछे, मतलब आप उसको पॉलिटिकली हैंडल ही नहीं कर रहे। पुलिस वाले आके उनको मारते, वो पुलिस वालों को मारते, वो जो वहां मीडिया के लोगों के साथ हुआ है। तो आप जो है वो पुलिस वालों को आगे कर देते तो वो झड़पें शुरू हो जाती। तो आप उसको पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर रहे, कह रहे हम घर बैठे बैठे वो ऐसा मैं इशारा करता हूं गिरफ्तार हो जाता। लेकिन मुझे फिर ये बात, इशू ये है जो मैं बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात सोच रही है। दूसरी बात, रियासती अदारों ने वो फैसला तस्लीम कर लिया, आई रिपीट, ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया है, सेक्रेटेरिएट्स ने भी मान लिया, वो उस पर चल पड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी इशारा आ गया सब। अब इसमें इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून के आजिक साहब मिले, मरकजी रहनुमा, ठीक है, कहते हैं डॉक्टर साहब अगला, कहते हैं किसी तरह से जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के मामलात अच्छे रहे, खुदा करे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो अब ये मुस्लिम लीग नून कह रही है, कह रहे हैं ये पीटीआई से इलेक्शन लड़ने के लिए हमें हो सकता है कि ऐसा मामला पीपल्स पार्टी से तय करना पड़ जाए। मैंने कहा पीपल्स पार्टी आपके ख्याल से मुस्लिम लीग इन हालात में मुस्लिम लीग नून का टिकट लेगी पंजाब में? डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके यही से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इन माशी हालात में हुकूमत जो है वो इंतखाबात के लिए किस तरह से बजट मैनेज करेगी? देखिए मुल्क का मसला है ना इस वक्त, आप एक मिनट जरा उसमें भी बात करते हैं इंतखाबात के लिए, लेकिन आप जरा तसव्वुर करें कि वो ये बयान भी साथ साथ आ रहा है कि दिवालिया होने की खबर जो है वो गलत फैलाई जा रही है, और ये डिफ़ॉल्ट गलत, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में नहीं जा रहा और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो बात भी है कि टेक्निकल, देखिए डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट ये होता है ना कि आपने कहीं से कर्जा लिया है और कर्जा लेके आप अपने आप को वो कर्जा वापस ना कर सकें आप, तो आप कहते हैं दिवालिया हो गया। आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करती हैं, कंपनियां कॉर्पोरेशन डिफ़ॉल्ट हो गए। अब पैसे आपने लिए वो वापस नहीं कर पा रहे, यानी आपने जो एयरलाइंस के टिकट्स लिए हुए हैं वो एयरलाइंस बंद हो रही हैं, यहां से मल्टीनेशनल्स बंद हो रही हैं, आप उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे। अद्वियात, वेंटिलेटर्स, गंदम, पेट्रोल, चीनी, रमज़ान आ रहा है, ठीक है, मशरूबात आपने पहले से उन पर टैक्सी लगा दी और लगाएंगे मजीद, फिर ये डॉलर की वजह से कीमतें कहीं से कहीं। इशू ये है सारा कि मैं ये नहीं, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि दिवालिया हो गया पाकिस्तान, डिफ़ॉल्ट हो गया, और आने वाले दिनों में इसके जो असरात होने जा रहे हैं यहाँ पर, मुझे ये केओस
अनारकी, कहीं कोई खाना जंगी तो नहीं, लेकिन ये लोगों में ये शुरू हो गया है ना, लोगों ने लॉ अपने हाथों में लेने शुरू कर दिए, छोटे छोटे सोशल क्राइम शुरू हो गए। रोज आपके पास आ रही हैं खबरें कि ये हो रहा है, उसने उसको मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, और ये और बढ़ेगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही जो लोगों के साथ कनेक्ट हो, अपने हलकों में जाए, कोई बात करे, लोगों के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई सवाल जवाब दे। ये गायब हो गए सारे। उनका ख्याल है कि सारे की सारी जो जंग है, लोगों की भूख, लोगों के बिल, लोगों के मसले मसाइल, ये मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ। वो पीटीआई भी, इमरान खान भी बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनको, मुझे ये नहीं पता कि उनके वजीर खजाना कौन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो वो एक प्लान लेकर सामने आए कि शौकत तरीन साहब को तो मसाइल दूसरे खड़े हो गए, तो वो तो नहीं है, फिर कौन है? फवाद चौधरी साहब तो नहीं है, फिर मईशत पे कौन? तो वो आके कोई जामिया प्लान लोगों के लिए पेश करें कि इलेक्शन में वो आते हैं तो ये करेंगे फौरी तौर पे, क्योंकि अगर इलेक्शन होता है और वो आ जाते हैं तो ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल इमरान खान के गले पड़े होंगे। देखें ना, ये मसाइल इमरान खान के गले पड़े होंगे। आपने जून से पहले पैसे देने हैं उनको, तो जून से पहले तो आपको बहुत पैसा चाहिए। यहां तो आपको 1 अरब के ऊपर आप फंसे हुए हैं। तो ये अब इमरान खान साहब को आके, अगर वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं तो वो बताएं कि इसका क्या हल निकलेगा, और ये हुकूमत ये बताए कि क्या ये पीछे छोड़ के जा रहे हैं, या अगर देखें, अगर सितम, अगर मुझे नहीं पता कब इलेक्शन होते हैं, यानी ये बाकी सूबों में या हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के, लेकिन ये तब तक जाते जाते वो इलेक्शन पहले हो जाते हैं और ये बाद में होते हैं, या इसको छोड़ दें। आप मुझे ये बताएं कि उसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना, कि कौन किस वक्त आ जाता है। तो सबका ये है कि हम जान छुड़ा के भाग जाएं, और ऐसे नहीं होने जा रहा, और ऐसे हो भी नहीं सकता, ऐसे हो भी नहीं सकता। यानी हम जून में किसकी हुकूमत होगी, मरकज में किसकी नहीं होगी, सूबों में क्या हो, क्या ये बैठ के बात नहीं होनी चाहिए? क्या इनको आपस में नहीं बैठना चाहिए? कोई आपस में नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं कर रहा। प्रायोरिटी क्या है कि उसको पकड़ना है, उसको नाअहल करार देना है, वो अपनी जगह सियासत करते रहें, लेकिन इस मुसीबत से तो निकालें अपने आप को, क्योंकि अदम इस्तेकाम तो बढ़ रहा है, मजीद खत्म तो नहीं हो रहा अदम इस्तेकाम। और उसके नतीजे में मईशत तो बिल्कुल आज, यानी तवक्को ही नहीं थी कि आज ये होगा जो कत्लेआम हुआ है मार्केट्स में, और कल भी, क्योंकि पता ही कुछ नहीं है ना कि क्या होना है। तो ये कल का दिन, परसों, फिर मुझे नहीं पता हम कितने दिन हमें लगेंगे कि यहां पर लोग बिल्कुल क्रैश कर जाएं, और घरों के अंदर उनके बिजली के क्राइसिस, और बसें और गाड़ियां और फ्लाइट्स, और ये क्राइसिस शुरू हो जाए। और देखिए, मैं फिर वही बात आपसे कह रहा हूं कि ये आज G20 का इजलास 2 दिन ठीक वो खत्म हो गया इंडिया में, ठीक। और ये G20 वही बात कि 19 मुल्क, एक EU, साथ UN भी आएगा, अफ्रीकन यूनियन, वो सारे, उनकी सबकी नुमाइंदगी भी सारी। लेकिन एक काम इसमें अच्छा हुआ है, और एक काम बुरा नहीं कहूंगा मैं, अच्छा ही कहूंगा उसको थोड़ा सा। एक तो यानी एक तो यह है कि कोई दोबारा कोई मुश्तरका एलामिया नहीं आया। सही। यूक्रेन के ऊपर इतने इख्तलाफात हैं कि उसके ऊपर दुनिया कई हिस्सों में बटी हुई है, तो मुश्तरका एलामिया नहीं आया, जो कि ठीक है, जो कि जिसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि चीन और रूस एक ही, और अमेरिका एक ही मौके पे खड़े हो जाएं सारे, पॉसिबल नहीं है, जंग छिड़ी हुई है। तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, लेकिन जो अच्छी चीज है वो ये है कि ये तो बहुत बड़ी चीज है कि मुश्तरका एलामिया नहीं आया, अब उस तरह से देखें, लेकिन अच्छी चीज ये कि बैठे, सारे बैठ गए, यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरॉव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव हैं, उनके दरमियान जब से जंग छिड़ी है, उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, हेलो हाई नहीं हुई, उन्हें हाथ भी नहीं मिलाया, देखा भी नहीं एक दूसरे की तरफ। लेकिन आज उनकी 10 मिनट बात हुई है। अच्छा। जब से जंग शुरू हुई है तब से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी स्टेट, इनके दरमियान 10 मिनट बात हुई है। ठीक। और 10 मिनट के अंदर एक तो बात हुई है कि वो न्यू स्टार्ट दोबारा शुरू करें आप, वो जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी उसको दोबारा स्टार्ट कर दें आप। दूसरी बात यह है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा, जो अमेरिकन मीडिया कर रहा है, इसकी दायरे कोई स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं आई अभी तक, ऐसी मुलाकात हुई है बस 10 मिनट की, और जो अमेरिकन सोर्सेज, दोनों सोर्सेज के अपनी अपनी पोजीशन पे यूक्रेन पे दोनों खड़े हैं। और तीसरी बात यह कि वो एक अमेरिकन जो अभी उनके पास मौजूद है रशिया के पास, वो अमेरिका ने कहा है कि आप उसको छोड़ें। ठीक। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रशिया और
चाइना हर गुजरते दिन के साथ वो करीब होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ रशिया और चाइना करीब होते जा रहे हैं। लुकाशेंको जो हैं, जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, वो बेलारूस जो कि रशिया, जो कि कहां चाइना और कहां बेलारूस। बेलारूस जो है वो कोई साउथ चाइना सी में तो नहीं है। बिल्कुल। बेलारूस तो यूरोप है ना, बेलारूस तो यूरोप है। अब बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो गए हैं चाइना और उनका रेड कारपेट वहां पे इस्तकबाल हुआ है। और रेड कार्पेट इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद जो ग्लोबल टाइम्स है, हम ग्लोबल टाइम्स को इसलिए कोट करते हैं कि ये चाइना से, ये 19 स्लाइड है, वो शी जिनपिंग एंड लुकाशेंको मीटिंग कैरीज ऑन अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप। यानी एंटर, मतलब कहते हैं एंटर द ड्रैगन, मूवी थी ना, एंटर द ड्रैगन यूरोप में, ठीक है ना, फुल। और वो पहले मुख्तलिफ मुल्क हैं, ईयू कोई एक, यूरोप कोई एक एंटिटी नहीं है, अफ्रीकन यूनियन भी कोई एक एंटिटी नहीं, नेटो भी कोई एक एंटिटी अब नहीं रहा। तो वो एंटर द ड्रैगन जो है वो जनाब ये यूरोप के अंदर, ठीक है ना। बेलारूस जो है वो अब उसके साथ रशिया नहीं खड़ा, चाइना भी खड़ा हो गया जाके। वो बेलारूस जहां पे रशियन फौज खड़ी है और जहां से मिग त्यारे ने परवाज की थी जब सायरन बजे थे कीव के अंदर, तो वो चले गए वहां पे और अनब्रेकेबल शी जिनपिंग ने उनका वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी तो बड़ी कंसर्निंग बात है। और साथ ही वो 12 पॉइंट्स पीस प्लान। अब जेलेंस्की जो, और यूरोप के अंदर एक अमेरिका में एक प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया है। सही। और वो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल को पढ़ लें तो अमेरिका के अंदर पब्लिक अब ये यूक्रेन फटीग में जा रही है। एक फटीग होती है ना कि ये क्या मुसीबत है, यहाँ पे हमारी महंगाई हो रही है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पहला आर्टिकल मैं कोट कर रहा हूं, 1 बाइडेन चैलेंज बाय सॉफ्टनिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर आर्मिंग यूक्रेन। एक माहौल चेंज हो रहा है अमेरिका के अंदर कि ये जो है मोर एड फियर द ग्रोइंग टैक्स पेयर फटीग, यानी कहां तक हमने कितने डॉलर्स देने भाई उनको, ये कुछ यहां का भी, क्योंकि इलेक्शन तो आपने, जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने इलेक्शन लड़ना है, जो इलेक्शन के करीब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता 2024 के, तो वो इलेक्शन जो है वो यूक्रेन में तो वोटिंग नहीं होगी ना उसकी। ठीक है, उसकी वोटिंग ताइवान में भी नहीं होगी, ताइवान में भी नहीं होगी, उसकी वोटिंग तो अमेरिका में होगी। तो अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक मिनट जरा, काफी दुनिया फतह हो गई अब, ये पहले कभी अफगानिस्तान, कभी इराक, कभी लीबिया, कभी इधर, ये रिसेशन के बाद तो खासतौर पे जब से ये पेंडेमिक के बाद की दुनिया आई है, तो उसमें तो वो कह रहे हैं कि यहां तवज्जो दें। सोशल अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट वहां पर भी है। और मतलब वहां पर अब इलेक्शन करीब आ रहा है ना, तो अब लोकल, और वो जंग तूल पकड़ गई है, वो तो खत्म नहीं हो रही। सर ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करेंगे आपसे मजीद गुफ्तगू को। नाजरीन यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप सियासत पर और मईशत पर, और आपने कहा कि मईशत और जो सियासत का अदम इस्तेकाम है वो जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है ना, मईशत कांस्टेंट है और सिक्योरिटी कांस्टेंट है, रियासत की कांस्टेंट है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी कांस्टेंट है ना कुछ। ये मैन मेड क्राइसिस है। ये जो मईशत का देखें, डार साहब उस वक्त जहां छोड़ा था डार साहब को इत्तेमाद में ये लेते रहते लोगों को, अपनी कम से काबीना को बताते रहते सर, बिल्कुल ऐसी है। और मरियम औरंगजेब साहिबा की जिम्मेदारी होती कि वो आके कोई बात ऐसी करती कि जिससे मईशत के हवाले से बात हो। लोग वैसे भी बेजार हो गए, गालम गलूज सुन के लोग वैसे ही बेजार हो चुके हुए हैं इतने सालों से, तो वो मईशत के ऊपर बात कर लेते हैं। ऐसे इकबाल साहब वजाहत कर, ये मईशत के बहुत से इसमें लोग हैं। सलीम मानवी वाला साहब हैं इसमें, वो हैं पीपल्स पार्टी के अपने नवीद कंवर साहब हैं, बहुत से लोग हैं जो मईशत को बहुत मुनासिब। कोई बात इसमें इमरान खान को कोसने वाला कोई और वजह इसकी कोई, मैंने कहा ना, कोई वजह नहीं बयान हो सकती कि ये इसमें डिले क्यों हुआ है। यानी वो जनवरी में आए, उसके बाद अब इस हफ्ते हो गया, अभी हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया। अब ये भी नहीं पता कि अब क्या करें। सवाई इसकी की खबरें जराए से आ रही हैं कि 1998 वाले हालात हैं। ये क्या, इस खबर का कोई बैकग्राउंड है कि 1998 से क्यों मिलाया जा रहा है पाकिस्तान को? मिलाया जा रहा है 1998 जैसे हालात में पाकिस्तान पहुंच गया। ये खबरें ऐसी नहीं लग रही, ये खबरें भिजवाई जा रही हैं कहां से? वजारत खजाना कि जी आप बताएं कि पाकिस्तान में 1998 जैसे, और मैं आप 1998 अल्लाह खैर करें, 1998 तो कुछ और हमने किया था, बड़ा कारनामा किया था। अभी हमने क्या किया है?
1998 जैसे हालात थे। बात ये सारी, एक तो डॉक्टर साहब को खुद सोचना चाहिए और हुकूमत को खुद सोचना चाहिए क्या क्या इन्होंने करना है क्या नहीं करना। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें इसमें वो बात करें, अब चंद रोज पहले वो एक इजलास हुआ है, उस इजलास में वो सादगी मुहिम कि जी वजारतें कम की जाएंगी, अब बहुत जल्द सुनेंगे खुशखबरियां ये। अच्छा, हमने पेट्रोल बंद कर दिया, हमने गाड़ियां वापस कर दी, कहीं कुछ हुआ है? कहीं आप जरा अब कोई रिपोर्टर जाए जरा चेक करें कि किसी ने गाड़ियां वाड़ियां वापस की हों, जो इनके पास थी वैसे ही है। अच्छा मुझे बताएं पूरे मुल्क में कौन सी मार्केट है जो सुबह 7:30 बजे खुल रही है इस वक्त? कहीं कोई मार्केट? अब जब आप ऐसी, जैसे एक दफा वो सुप्रीम कोर्ट ने चीनी इतने की करें, ये कोई ऐसी मार्केट है जो पूरे मुल्क में 7:30 बजे सुबह खुल रही है और ये 8 बजे शाम को? जहां देखिए बात यह है कि इस तरह से जब एक वो पॉलिटिकल, ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है ना, ये तो मैन मेड है बिल्कुल। ये उस वक्त खत्म होगा जब ये बैठेंगे सारे आपस में और कहेंगे कि इलेक्शन हमने इस तारीख को करवाते हैं। बिल्कुल सर। और ये अदालत का फैसला, इलेक्शन कमीशन क्या, अनसर्टिनिटी है ना, इसको बैठ के तय करें। और मईशत के ऊपर ये पहले अपनी काबीना सारी बैठ जाए और काबीना बैठ के संजीदगी से बात करें, वहां पता भी चले हमें कि 3-4 लोगों ने गुस्से का इजहार किया ना, तो लोग कहेंगे यार कम से कम गुस्से का इजहार तो हुआ ना कि डॉक्टर साहब आपने क्या किया है। पीपल्स पार्टी के 2-3 वजीर खड़े, उन्होंने मतलब कुछ पता चले कि कुछ हो रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन ये जो खामोशी छाई हुई है ना कि मुल्क में बेड़ा गर्क हो गया मईशत का, हाँ। और वो उसके ऊपर कोई बात ही इसलिए नहीं कर सकता कि जी वो डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।